हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम टू क्लास 11th का अपना चैनल। यहां पर महाराष्ट्र बोर्ड का बायोलॉजी हम देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। आज स्टार्ट करेंगे सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका जो पहला लेक्चर है ना, इसमें काफी सारा नया इंफॉर्मेशन है, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। थोड़ा किचकट लेक्चर होगा आज का, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं एटलीस्ट 500 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। चलिए, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। हम बोल सकते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूकैरियोट्स। अब ये दोनों शब्द का मतलब आगे जाके डिटेल में तो हम देखने वाले हैं, लेकिन यहां पर कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में क्या होता है, एक बेसिक सेल बनाता हूं, ठीक है। हम हैं ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, हम सब यूकैरियोट्स हैं, बराबर। तो हमारे सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए होगा, बराबर है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द न्यूक्लियस। नाउ टेल मी, न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन है जिसको मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल सकता हूं। कम ऑन, यस और नो? सो कैन आई से अपना जो न्यूक्लियस है ना, अपना न्यूक्लियस इट इज मेम्ब्रेन बाउंड। क्या लिखेंगे? वी हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। मतलब क्या? न्यूक्लियस को एक मेम्ब्रेन है, एक कवरिंग है। इसी प्रकार से मुझे बताइए, क्या हमारे पास ऑर्गेनेल्स हैं? सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि हमने एक यहां पर ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, ठीक है। हमने यहां पर ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिया, हमने ऐसे गोल्गी बॉडीज बना दिए, गोल्गी अपैरेटस बना दिया। प्लांट सेल की बात करें तो उसके अंदर आपको ऐसा क्लोरोप्लास्ट भी मिलेगा, है ना, क्लोरोप्लास्ट हो गया। फिर छोटे छोटे लाइसोसोम्स मिलेंगे, कहीं पे वैक्यूल मिलेगा। तो एक बेसिक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है। मुझे बताइए, क्या ये सारे ऑर्गेनेल्स, इनके ऊपर भी एक कवरिंग है, एक मेम्ब्रेन है? यस और नो? सो हमारे ऑर्गेनेल्स कैसे हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स भी कैसे हैं? मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब उनके ऊपर भी एक कवरिंग बनी हुई है। तो अगर मैं अब प्रोकैरियोटिक की बात करूं, प्रोकैरियोट्स में कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। और बैक्टीरिया के अंदर एग्जांपल दूंगा आपको, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है। यहां पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह मिलेगा नहीं आपको, डायरेक्टली जो भी डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलेंगे? नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, है ना। थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहां पे समझ में आ जाएगा प्रोकैरियोट यूकैरियोट का, तो आगे ज्यादा मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। तो यहां पर प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। एंड जैसा हमने यूकैरियोट्स में बोला, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कुछ भी है, ऑर्गेनेल्स हैं। एंड इन ऑर्गेनेल्स के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस वगैरह होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, बराबर है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जो भी रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे किधर होते हैं? ये लोग के साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मतलब क्या बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं होता है। क्या उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है? नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? नहीं। गोल्गी? नहीं। लाइसोसोम? नहीं। कुछ भी नहीं है। कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होते। जो भी मेटाबॉलिज्म है, रिएक्शंस हैं, जो कुछ भी है, सब साइटोप्लाज्म में खुला खुला होने वाला है। इज दिस वेरी क्लियर? एक बेसिक जनरल डिफरेंस आपको यहां पे समझ में आ गया प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बीच में, ठीक है बेटा। आपको चाहिए तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, साथ में पेन और पेपर पेंसिल जो भी आपको चाहिए, नोटबुक लेके बैठो। थोड़ा थोड़ा जो कुछ भी मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, आप लिखते जाओ या ड्रॉ करते जाना साथ साथ में, ठीक है। चलिए, तो हमारे खेल को आगे लेके जाते हैं। प्रोकैरियोट्स जो भी होते हैं सारे के सारे कैसे हैं? यूनिसेल्यूलर हैं बेटा। मल्टी सेल्यूलर प्रोकैरियोट असतात काय? नाही। ऑल द प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेल्यूलर। इसमें एक किंगडम आएगा मोनेरा, मोनेरा के अंदर कौन आएगा? सब बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया वाला किंगडम तुम्हारा मोनेरा।
उसके अंदर आर्की बैक्टीरिया भी आता है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ थोड़ा सा बता के चल रहा हूं यहां पे। चलो, फिर यूकैरियोट्स में दो बातें हो सकती है, या तो यूनिसेल्यूलर या तो मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर में आ जाता है आपका किंगडम प्रोटिस्टा, जिसके अंदर सारे प्रोटोजोआ आ गए, जैसे कि अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। चलो, फिर मल्टीसेल्यूलर में दो बातें हो सकती है, यहां पर विथ सेल वॉल होगा या विदाउट सेल वॉल होगा। अभी विथ सेल वॉल में भी दो बातें हो सकती हैं, एक हो गया किंगडम फंजाई। फंजाई का सारे फंगस जो भी है, मशरूम वगैरह, वो सब किंगडम फंजाई के अंदर आ जाएगा। फंगाई, फंजाई, जैसा आपको बोलने का है वैसा आप बोलो। अभी इसका जो सेल वॉल है वो किसका बना हुआ है? काइटिन, एक कार्बोहाइड्रेट है एक प्रकार का काइटिन, उससे बनता है फंगस का सेल वॉल। एंड फिर आ जाता है किंगडम प्लांटे, जहां पे सारे प्लांट्स आ जाएंगे। यहां पर जो सेल वॉल है वो किसका बनता है? सेल्यूलोज का बनेगा, ठीक है। फिर आ गया विदाउट सेल वॉल में किंगडम एनिमेलिया, सेल वॉल एब्सेंट होती है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन होगी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये क्या हो गया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये क्लासिफिकेशन हमें किसने दिया था? R.H. विटेकर साहब, इन्होंने दिया था, ठीक है। तो एक जनरल ओवरव्यू 5 किंगडम का आपके सामने है। मोनेरा में कौन आता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, आर्की बैक्टीरिया, आर्किया, सब आ गया यहाँ पे, ठीक है। यूनिसेल्यूलर है और प्रोकैरियोटिक है, इतना याद रखना है आपको। प्रोटिस्टा में यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ गए, यहाँ पे अलगे भी आते हैं कुछ प्रकार के, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब आ गए, ठीक है। क्या याद रखेंगे? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक है। फिर फंगस में दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं क्या? नहीं। तो दे आर बेसिकली हेटेरोट्रोफिक। फंगस कैसा होता है? हेटेरोट्रोफिक होता है, खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, मतलब आपके घर पे चपाती था या फॉर एग्जांपल ब्रेड था, ब्रेड जो आपने कहीं पे बाहर छोड़ दिया, एक हफ्ते तक पड़ा हुआ है, तो क्या उसके ऊपर फंगस ग्रो होगा? फंगस अपना न्यूट्रिशन ब्रेड में से एब्जॉर्ब करेगा, यस और नो? ब्रेड क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल है। सो फंगस क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। कैसे करता है आगे देखेंगे अपन, है ना। इनका जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना हुआ है। फिर प्लांट की बात करेंगे, मल्टी सेल्यूलर है, यस। क्या कोई यूनिसेल्यूलर प्लांट होता है? नहीं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर है जो फोटोसिंथेसिस करता है तो उसको हम प्रोटिस्टा में डाल देंगे, ठीक है। प्लांट में सारे मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स आएंगे, एनिमल क्या बोल रहा हूं, प्लांट्स। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो फोटोसिंथेटिक हैं, ऑटोट्रोफिक हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। एंड सेल वॉल किसकी है? सेल्यूलोज की है। तो यहीं पे लिख देता हूं, ये यार प्लांट कैसे होते हैं? ऑटोट्रोफिक, ठीक। और फिर एनिमल्स की बात करेंगे, मल्टीसेल्यूलर हैं, हेट्रोट्रोफिक हैं, खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑर्गेनिजम्स दैट रिलाई ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, सेल वॉल एब्सेंट होती है। बस एक जनरल ओवरव्यू। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है बेसिकली। ये तो हमने कुछ बेसिक्स रिवाइज किए बस। हमारे धरती पे, अर्थ के ऊपर, देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट अराउंड अस। प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। एंड इंसानों ने क्या किया है? इनको एक्सप्लॉइट किया है। ह्यूमंस हैव एक्सप्लॉइटेड दिस वेल्थ फॉर आवर बेनिफिट, हमारे स्वार्थ के लिए हमने इनका शोषण किया है। अच्छा, अगर मुझे शोषण भी अच्छे से करना है, एनिमल्स को, प्लांट्स को, माइक्रोब्स को, सबको अगर मुझे यूज करना है तो मुझे उनको स्टडी करना पड़ेगा। दस मैन ट्राइड टू डिफरेंशिएट एंड आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स, उनके कैरेक्टर्स को स्टडी किया, उनको अलग अलग ग्रुप्स में डाला, है ना। तो ये सब करना इंसान ने स्टार्ट किया। एंड धीरे धीरे दिस लेड टू द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हमें प्लांट्स को क्लासिफाई किया, हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया, हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी क्लासिफाई किया। एंड यहां से एक धीरे धीरे एक नया साइंस डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। इसका डेफिनेशन मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। एक नया ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स, ठीक है। देयर आर मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन डेट बैक टू एंशिएंट टाइम्स, सदियों से क्लासिफिकेशन होते आया है। इंडियन, ग्रीक, रोमन फिलोसोफर्स, ऑल ऑफ देम हैव कंट्रीब्यूटेड टू सिस्टमेटाइज साइंस। मतलब बेसिकली ये जो पूरा स्टडी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स, ये सदियों से होते आई है। इंडियन, ग्रीक, रोमन फिलोसोफर्स
सबका इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। सिंपल है, यहां तक समझ में आया सब कुछ? अच्छा, आइए समझते हैं सिस्टमैटिक्स क्या होता है। ये जो शब्द है ये हमें एक साइंटिस्ट ने दिया, इनका नाम था जी सिम्पसन। 1961 में ये शब्द इन्होंने हमें दिया। सिस्टमैटिक्स के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरा जन्म कुंडली देखेंगे। क्या देखेंगे? पूरा जन्म कुंडली, सब कुछ। क्या क्या देख लोगे आप उस एनिमल के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देख लोगे, मतलब एक्सटर्नल उसका बॉडी स्ट्रक्चर, शेप, साइज, एवरीथिंग। आप उसके एनाटॉमिकल कैरेक्टर, अंदर अंदर के कैरेक्टर देख लोगे, मतलब टिश्यू देख लिया, ऑर्गन देख लिया, बोन्स देख लिया। आप उसके फिजियोलॉजिकल ट्रेट देखोगे, वो ब्रीथ कैसे करता है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, सारी प्रोसेसेस कैसे होती है, उसके अंदर कौन से केमिकल्स हैं, कौन से प्रोटीन, कौन से एंजाइम, उसका डीएनए आरएनए कैसा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन देख लोगे, डीएनए सिमिलैरिटीज विद अदर स्पीशीज। आप अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को भी कंपेयर करके देखोगे कि उनके डीएनए में क्या सिमिलैरिटी है। फॉर एग्जांपल हमारे और चिंपांजी के अंदर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, हमारा डीएनए बहुत ज्यादा मैच होता है, तो ये भी सिस्टमैटिक्स का पार्ट है ना, डीएनए को कंपेयर करके देखना, एनिमल्स के बीच का रिलेशंस देखना, ठीक है, एनिमल्स या प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स के बीच का रिलेशन देखना। फिर हमारा इकोलॉजिकल रोल, मतलब हमारा इस इकोसिस्टम में क्या काम है, हम कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, दूसरे एनिमल्स के साथ कैसे हम इंटरैक्ट करते हैं, हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब हमारे पूर्वज कौन थे, हम इवॉल्व कैसे हुए धीरे धीरे, इंसान कैसे बना, बाकी एनिमल्स कैसे बने होंगे, फिर हमारा बिहेवियर कैसे मूव करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, एवरीथिंग। किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरा जन्म कुंडली, सारी इंफॉर्मेशन। ये आपको इतना लर्न नहीं करना है बेटा, सुनो, आपको सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ये सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर आती है, सिस्टमैटिक्स के अंदर आती है। तो सिस्टमैटिक्स में इट इज द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का पूरा सब कुछ स्टडी करोगे आप, ठीक है, एंड देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर भी करोगे। मुझे और चिंपैंजी को कंपेयर करके देखा, हमारे बीच में कितना सिमिलैरिटी है, बराबर, एंड हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखेंगे कि एक चिंपैंजी और एक इंसान कैसे इवॉल्व हुआ होगा, हमारा एंसेस्टर कौन रहा होगा, एंड वैसे ही और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी कंपेयर करना है, उनका भी इवोल्यूशन स्टडी करना है। तो ये सब कुछ किसके अंदर आता है, सिस्टमैटिक्स के अंदर आता है। इट इज द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये डेफिनेशन याद रखेंगे। आई होप यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है। आइए आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स के अंदर ही आता है। ये जो शब्द है ये हमें किसने दिया था, स्विस बॉटनिस्ट एपी डी कैंडोल। एपी डिलॉन नहीं है बेटा, एपी डी कैंडोल, एपी डी कैंडोल। अब ये जो शब्द है टेक्सोनॉमी, उसको हम ब्रेक करेंगे। टैक्सो कम्स फ्रॉम टैक्सिस एंड नॉमी कम्स फ्रॉम नोमस। अब ये टैक्सिस और नोमस ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं और इनका मीनिंग क्या है। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, नोमस का मतलब होता है लॉ और रूल। ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट या फिर ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सम रूल्स और लॉज, ठीक है। चलो, तो टैक्सोनॉमी का शब्द का मतलब यह है क्लासिफिकेशन या फिर उनका अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स, ठीक है। रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम एनिमल्स को अरेंज करेंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे। टैक्सोनॉमी के अंदर तीन बातें करनी है हमें। कौन सी कौन सी? एक तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये एक ऑर्गेनिज्म आया तो मैंने बोला ब्लैक कलर का है, बॉडी थोड़ा कड़क कड़क है, आगे से ब्रॉड है, पीछे से थोड़ा पतला पतला बॉडी है, इधर एक छेद बना हुआ है, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है जो कड़क भी है लेकिन फ्लेक्सिबल भी है, फ्लैट बॉडी है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स मैंने ऑब्जर्व किए, आइडेंटिफाई किया कि हाँ क्या है, फिर मैंने इसको नाम दिया। मैंने बोला हेयर ब्रश, इसका नाम होगा ब्लैक हेयर ब्रश। और बाद में आइडेंटिफाई किया, नाम दिया। मुझे बताओ आइडेंटिफाई करने के लिए भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। यस, नेम के लिए, नेमिंग मतलब क्या, नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर के लिए भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। और बाद में इसको मैं ग्रुप में डालूंगा कि बाबा ये ब्रश है ना, तो इसको मैं ब्रश के ग्रुप में डालूंगा जहां पे और भी हजारों अलग अलग टाइप के ब्रश होंगे। यस और नो? तो मुझे बताओ ये लास्ट वाला पार्ट, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब है क्लासिफिकेशन।
तो टैक्सोनॉमी में 3 बातें करनी है। पहले तो उसको देखो और उसको आइडेंटिफाई करो कि बाबा ये क्या है, फिर उसको नाम दो और बाद में उसको ग्रुप में डालो, क्लासिफाई करो कि ये ब्रश है तो इसको मैं ब्रश के ग्रुप में डालूंगा। मुझे एक मछली मिला तो पहले मैं मछली को ऑब्जर्व करूंगा, उसके कैरेक्टर देखूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा, फिर उसको नाम दूंगा, फिर उसका जो भी ग्रुप बनता होगा वहां पे उसको रखूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई विल टेल यू वन थिंग, क्लासिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ टेक्सोनॉमी। तो देखो, व्हाट इज क्लासिफिकेशन? आपने किसी भी चीज को आइडेंटिफाई किया, कैरेक्टर्स देखे, नाम दे दिया, इतना कर लिया। बाद में आपको वो कौन से किंगडम में आता है, कौन से फाइलम में आता है, कौन से क्लास में आता है, कौन से ऑर्डर में आता है, आपको उसको ग्रुप्स में डालना है। बराबर है? तो ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सब क्या है? इनको हम कैटेगरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटेगरीज, या फिर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ठीक है, सबसे बड़ा किंगडम, किंगडम के अंदर फाइलम, उसके अंदर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ऐसा जाता है। बराबर है? इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका आपको यहां पे बताऊंगा। हम बोलेंगे कीप। क्या बोलेंगे? कीप क्लास और फैमिली। मुझे बताओ, कोई दिक्कत वाली बात है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, कीप क्लास और फैमिली एक बार में याद हो जाता है। कीप क्लास और फैमिली। उसके बाद क्या आता है? जीनस और स्पीशीज। ये हम आगे जाके इतनी बार यूज करेंगे ना, आपको लर्न हो जाएगा कि लास्ट में स्पीशीज होता है, सबसे छोटा यूनिट स्पीशीज होता है, उसके ऊपर जीनस होता है। ठीक है, और ये हम याद रखेंगे, कीप क्लास और फैमिली, जीनस, स्पीशीज। कोई दिक्कत वाली बात है? देखो, इसके और भी अलग अलग नेमोनिक्स हैं, कुछ गाना बना के कोई याद रखता है, मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, कीप क्लास और फैमिली, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, खत्म हो गई बात। ठीक है, अच्छा, सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको हमें क्या करना है? अरेंज करना है इन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। कैटेगरी क्या होती है? ये, इनको हम क्या बोलते हैं? कैटेगरीज बोलते हैं। बराबर है? इन अकॉर्डेंस विद अ पर्टिकुलर एंड वेल एस्टैब्लिश्ड प्लान, मतलब कुछ रूल्स फॉलो करके हम ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरीज में अरेंज करते हैं बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म। मतलब उनके कैरेक्टर्स मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, सिमिलर है, नहीं है, उसके बेसिस पे हम कैटेगरीज के अंदर भरते हैं, इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो यहां तक की क्या कहानी रही है अपनी, मुझे बताओ। सबसे ऊपर सबसे बड़ा अम्ब्रेला होता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में हम सब कुछ देखते हैं। सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब एक ऑर्गेनिज्म के बारे में सब कुछ स्टडी करना। सिस्टमैटिक के अंदर आता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन फॉलोइंग सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स। 3 चीजें करनी है, आइडेंटिफाई, मतलब कैरेक्टर्स को स्टडी करो, उसको नाम दो और उसको क्लासिफाई करो। और टेक्सोनॉमी के अंदर मतलब क्लासिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ टेक्सोनॉमी। बराबर है? सो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? अरेंजमेंट करते हैं ऑफ ऑर्गेनिज्म और ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ये 3 बातें आप याद रख सकते हो। तीनों शब्द आपको समझ में आए हैं, तीनों की डेफिनेशन आपको समझ में आई है। सो मूविंग फॉरवर्ड, क्लासिफिकेशन के भी अलग अलग टाइप्स हैं, वो हमें याद करने हैं, वो हमें समझने हैं। एक होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, कीमोटेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, क्लैडोग्राम, डीएनए बारकोडिंग। ये सब क्या है, ये हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, नाउ एनसीईआरटी में इतना सब नहीं दिया है, लेकिन आपकी महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक बोलती है मला मला शिकवायचं है, मला जास्त करायचं है। तो ठीक है, ज्यादा सीखेंगे। लेट अस बिगिन विथ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। यहां पे मेरा थोड़ा एनिमेशन फेल हो गया है, एक फोटो पहले दिख रहा है, कोई बात नहीं। देखो अब उसको, रेड कलर के फ्लावर्स, देखो उसको। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? हम ऊपर ऊपर से देख के क्लासिफिकेशन करते हैं। मतलब हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखेंगे, बाहर बाहर से एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देख के हम क्लासिफिकेशन करेंगे, अंदर का कैरेक्टर नहीं देखेंगे। यहां पे हम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को कंसिडर करेंगे जो हम बाहर से देख सकते हैं। नॉन इवोल्यूशनरी फीचर्स, मतलब व्हाट इज अ इवोल्यूशनरी फीचर? मेरे को और चिंपांजी को कंपेयर करो तो हमारा इवोल्यूशन कॉमन एंसेस्टर से हुआ है, हमारे बीच में बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? उसके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, 2 आंख है, नाक है ना?
बाहर से भी सिमिलैरिटी है, बॉडी पे बाल है बराबर, हेड है, नेक है, बाहर से भी सिमिलर है, अंदर भी उसका स्केलेटन और अपना स्केलेटन बहुत ज्यादा सिमिलर होगा, उसके अंदर के जो केमिकल्स हैं, मेरे अंदर के जो केमिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर होंगे, उसका डीएनए मेरा डीएनए 98% मैच होता है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। तो हमारे इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स सिमिलर हैं, तो इसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। किधर था मैं, इधर, इसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। लेकिन ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में इतना हम डिटेल में जाएंगे नहीं जाएंगे, इतना अंदर घुस के देखेंगे नहीं देखेंगे। वी विल नॉट शो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, वी विल नॉट शो इवोल्यूशनरी फीचर्स, ठीक है बेटा। यहां पर हम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर देखेंगे। क्या क्या? हैबिट, कलर, साइज। हैबिट क्या होती है, वो कहां रहता है, कैसे रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हवा में उड़ने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, बैट है, बर्ड है, इंसेक्ट है, सबको एक ग्रुप में डाल दिया। हमने बोला हवा में उड़ते हैं, इनको हम बोलेंगे एरियल। बस बात खत्म हो गई। अभी बैट और बर्ड में फर्क है, बर्ड और इंसेक्ट में जमीन आसमान का फर्क है, कोई संबंध नहीं है, फिर भी सबको एक ग्रुप में डाल दिया। हवा में उड़ता है, डाल दो ग्रुप में। समझ में आ रही है बात? ऊपर ऊपर से देख के ग्रुप बना दिया। वेल ले लिया, ये वेल है, ये एक मछली है, फिश, और ये एक सील है। अब इसमें वेल और सील मैमल्स है, फिर भी बहुत फर्क है उनके अंदर। मछली स्पाइसेस में आती है ना, क्लास स्पाइसेस में आती है, तो अगेन पानी में रहते हैं तो एक ग्रुप में डाल दिया, लेकिन इन तीनों के बीच में संबंध नहीं है, अलग है ना। तो इनको हमने क्या बोल दिया, एक्वेटिक बोल दिया, एक्वेटिक। तो यहां पर हम हैबिट देखकर, वो कहां रहता है, कैसे रहता है, ये देखकर हमने ग्रुप बना दिया। अच्छा, कलर के बेसिस पे ग्रुपिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल, सारे रेड कलर के फ्लावर हमने एक ग्रुप में डाल दिए, फिर भले उनके बीच में सिमिलैरिटी हो ना हो, संबंध हो ना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। कलर सबका लाल था तो एक ग्रुप में डाल दिया। और साइज के हिसाब से एकदम छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं उनको हर्ब बोल दिया, फिर थोड़े मीडियम मीडियम प्लांट हैं उनको शरब बोल दिया, और जो बड़े बड़े हैं उनको हमने ट्री बोल दिया, भले फिर उनके बीच में कोई संबंध हो या ना हो, साइज के हिसाब से बस। तो ये हो गया ऊपर ऊपर का क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब इसमें यहां पर हम ऑर्गेनिजम्स के बीच का कोई रिलेशनशिप नहीं दिखाते। वी डू नॉट शो द रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स। इंसेक्ट और बर्ड के बीच का कोई रिलेशन यहां पे दिखा रहे हैं क्या? नहीं दिखा रहे। हवा में उड़ता है, बस लाल दुपट्टा मेरा मलमल का, इतना ही है। वेरी क्लियर। अच्छा, एक एग्जांपल यहां पे दूंगा, लिनियस सिस्टम। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। उसमें क्या होता है वो हमें अभी फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिनियस सिस्टम इट इज एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलो, फिर आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। यहां पर हम थोड़ा अंदर अंदर देखकर, थोड़े सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स को देखकर क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिवली सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इन्होंने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया, तो इन्होंने क्या क्या देखा, इन्होंने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा, इन्होंने फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन देखा, अरेंजमेंट ऑफ लीफ देखा, वेस्कुलर टिश्यूज का प्रेजेंस एब्सेंस देखा, बहुत सारी चीजें देखी, ठीक है। चलो, तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में इन्होंने एंड्रोशियम देखा, गाइनोशियम देखा। एंड्रोशियम में स्टेमेंस होते हैं, तो वो स्टेमेंस कितने हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसी है। गाइनोशियम में कार्पेल होते हैं, तो वो कितने हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसी है। तो ये सारी चीजें उन्होंने फ्लावर के स्ट्रक्चर में देखी। फिर फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, फ्रूट बनता है या नहीं बनता। आपको पता है, सीड अगर फ्रूट के अंदर है तो वो कवर्ड सीड हो गया, एंजियोस्पर्म, और सीड अगर विदाउट फ्रूट है, नेकेड सीड, तो वो जिम्नोस्पर्म में आता है ना। डोंट वरी, इसको डिटेल में प्लांट क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे अपन, लेकिन यहां फ्रूट बनता है या नहीं बनता, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ। फिर जो सीड था वो भी डाइकोट है या मोनोकोट, इसके बेसिस पे भी यहां पर क्लासिफिकेशन हुआ। डाइकोट क्या होता है, सीड के अगर दो टुकड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने चना खाया, चना, आपने खाया वटाना, आपने खाया शेंग दाना, तो ये सब चखने का आइटम जो है इसके दो टुकड़े होते हैं, तो वो डाइकोट है ना। सिंपल बता रहा हूं आपको। यहां पर आ जाती हैं सारी की सारी पल्सेस, जो भी दाल खाते हैं ना, मसूर दाल, तूर दाल, वो सारी की सारी दाल पल्सेस डाइकोट में आती हैं, ठीक है। और मोनोकोट में क्या होगा फिर मुझे बताओ। व्हीट, गेहूं, राइस,
भात चावल, और इवन मेज ले लो, कॉर्न, फिर ज्वार, मतलब जितने भी आपके, एग्जाम्पल दे रहा हूं, जितने भी सीरियल्स हैं वो सारे मोनोकॉट में आते हैं। सिंगल टुकड़ा होता है ना, गेहूं को आप ऐसा 2 टुकड़े में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका मोनोकॉट्स। और फिर अरेंजमेंट ऑफ लीव्स देखा उन्होंने क्या देखा, अगर अल्टरनेट अरेंजमेंट क्या होती है, एक इधर है तो एक उसके ऊपर है, फिर एक राइट में, एक लेफ्ट में, फिर एक राइट में, फिर एक लेफ्ट में, ठीक है, तो अल्टरनेट अरेंजमेंट हो गई। अच्छा, अगर सामने सामने आ रहा है, इधर एक तो इधर एक, सामने सामने, तो ये ऑपोजिट अरेंजमेंट हो गई। एंड अगर कुछ लीव्स इस तरह से एक सर्क्यूलर अरेंजमेंट में आते हैं तो इसको वर्ल्ड बोलते हैं। तो उन्होंने लीव का अरेंजमेंट देखा किस तरह से हो रहा है। वैस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं बेटा, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन हुआ। तो यहां पर हम सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को, इंटरनल कैरेक्टर्स को देखकर क्लासिफिकेशन करते हैं। ये हो गया नेचुरल क्लासिफिकेशन। आई होप यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है क्लियरली, ठीक है। चलिए फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या होता है, पानी पीऊं मैं जरा सा, थोड़ा चलेगा। फाइलोजेनेटिक में हम कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट देखेंगे। मुझे बताओ, यहां पे अलग अलग ब्रीड्स आपको दिख रही हैं, ब्रीड्स। अच्छा, कौन सी ब्रीड है कमेंट में बताना, मैं 2-3 बताने की कोशिश करता हूं, मुझे ज्यादा कुत्ते समझ में नहीं आते, ठीक है। ये पग होता है, ये शीबा इनू होता है, शीबा इनू, शायद शायद हाँ। ये शित्जू होता है, शायद शित्जू, स्पेलिंग गलत है शायद, पता नहीं। ये हस्की, साइबेरियन हस्की हो गया शायद। ये पोमरेनियन, ये कॉर्गी है मेरे हिसाब से। ये डैक्सुंड, ऐसा ही कुछ तो नाम है, डैकुंड है, डैक्सुंड है, ऐसा कुछ तो। बाकी 2 कुत्ता मेरे को मालूम नहीं, इतने इतने समझ में आए मेरे को। लेकिन ये सारे ब्रीड हैं तो ये डॉग्स ना, मतलब इनका जो स्पीशीज है, स्पीशीज प्रजाति, स्पीशीज तो सेम है, डॉग्स है। आपको पता है डॉग्स और वुल्फ्स, इनका एंसेस्टर कॉमन रहा है, मतलब ये एक कॉमन एनिमल में से ये इतने सारे ब्रीड्स, इतने सारे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स डेवलप हुए हैं, ठीक है। तो देखो, एक आपको मैं डायग्राम दिखाता हूं, ठीक है। एक फैमिली ट्री बनाते हैं, आपको दिख रहा है कुत्ता, यहां पे कुत्ता है और कुत्ते के ऊपर वुल्फ है। आपको पता है कुत्ता और वुल्फ, इनका यहां पर दिख रहा है, यहां पर एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, उनमें से ही वुल्फ भी बने, ग्रे वुल्फ, एंड अलग अलग प्रकार के डॉग्स भी बने। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसी प्रकार से जितने भी कुत्ते जैसे एनिमल्स हैं, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग, कॉमन फॉक्स, आर्कटिक फॉक्स, फेनी फॉक्स, रेड वुल्फ, कायोटी, इन सब का भी यहां पर एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, इन्हीं में से ये सब कुछ डेवलप हुए हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पर मैंने क्या बनाया, एक ट्री बनाई है, इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक ट्री। और इसमें हम कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट देखते हैं, मतलब ये कैसे इवोल्यूशन हुआ इनका, ये हम यहां पे देख रहे हैं। किस एनिमल में से, कौन से एंसेस्टर से सबका इवोल्यूशन हुआ, वो हम यहां पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। फैमिली ट्री बनाएंगे ताकि हम समझ पाएं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से जुड़ा हुआ है और वो इवॉल्व कैसे हुआ है, ठीक है बेटा। चलो एग्जांपल यहां पे दूंगा आपको, एंगलर एंड प्रांटल क्लासिफिकेशन, इन्होंने भी प्लांट का क्लासिफिकेशन किया बट इवोल्यूशन के आधार पे। तो आपको दिख रहा है यहां पर एकदम नीचे, यहां पर एक कॉमन एंसेस्टर होगा सारे प्लांट्स का, और बाद में धीरे धीरे करके आपको दिख रहा है कि यहां से ये कुछ बना, फिर थोड़ा आगे चल के ये यहां से ऐसा कुछ बना, ऐसा कुछ बना, फिर थोड़ा आगे आगे जाके ये बना, थोड़ा आगे आगे जाके ये बना, थोड़ा आगे जाके ये बना, थोड़ा आगे जाके, मतलब एंजियोस्पर्म आपको दिख रहा है यहां पे, एंजियोस्पर्म, इनका इवोल्यूशन सबसे लास्ट में हुआ। एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन सबसे लास्ट हुआ, मतलब ये सबसे मॉडर्न प्लांट्स है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो इवोल्यूशन के आधार पे किया जाता है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलो
व्हाट इज अ टैक्सा और अ कैटेगरी? ये हमने ऑलरेडी देखा, इट इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, दीज आर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिनको हम ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स भी बोलते हैं, ठीक है, कैटेगरी भी बोलते हैं। अच्छा, यहां पे इनको हम टैक्सॉन भी बोलते हैं, मतलब किंगडम एक टैक्सॉन है, फाइलम एक टैक्सॉन है, क्लास एक टैक्सॉन है, ठीक है। लेकिन टैक्सॉन इज अ सिंगुलर टर्म, ठीक है। जब मैं किसी एक की बात करूंगा, किंगडम की बात करूंगा, तो मैं टैक्सॉन बोलूंगा। जब मैं सबकी बात कर रहा हूं तो मैं उसको क्या, टैक्सा बोलूंगा ना। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सारे टैक्सा हैं, तो टैक्सा इज द प्लूरल टर्म। सिंगुलर एंड प्लूरल बता रहा हूं आपको, ठीक है बेटा। टैक्सा इज द प्लूरल टर्म, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पे क्या है देखो, लाइफ की शुरुआत अर्थ पे हुई, पानी के अंदर हुई, तब आंधी, तूफान, बिजली, वॉल्केनिक इरप्शन सब हो रहा था, है ना। तो इट इज बिलीव्ड दैट लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ इन इट्स वेरी सिंपल फॉर्म, मतलब जो लाइफ बनी, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बने, फिर वो आपस में साथ में आए, फिर फर्स्ट लिविंग मटेरियल जिसको प्रोटोप्लाज्म बोला वो बना था। ये हमने 10th के इवोल्यूशन के थियरी में पढ़ा था, है ना। तो पानी के अंदर बहुत ही सिंपल लाइफ बनी, है ना। फिर देयर वाज अ कांस्टेंट स्ट्रगल ऑफ द अर्ली लिविंग बीइंग्स दैट गिव राइज टू मोर एंड मोर परफेक्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। मतलब जो सिंपल लाइफ बनी थी उसने रिप्रोड्यूस किया, फिर उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म बने जो फिट थे सरवाइव करने के लिए उस एनवायरनमेंट में, और जो अनफिट थे वो मर गए, है ना। तो एक कांस्टेंट स्ट्रगल था जिंदा रहने के लिए। जो ज्यादा पावरफुल थे या जिनके कैरेक्टर्स ज्यादा बेटर थे वो सरवाइव कर रहे थे, जिनके अच्छे नहीं थे कैरेक्टर, जो वीक थे ऑर्गेनिजम्स, वो मर रहे थे, है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ, परफेक्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ बनने लगे जो उस एनवायरनमेंट में सुटेबल थे जिंदा रहने के लिए। This struggle and progress, it is called as evolution, which led to the formation of diverse forms of life. ये थियरी पूरी हमने लास्ट ईयर भी देखी हुई है, ठीक है। तो यहां पर एक साइंटिस्ट आते हैं, कार्ल वूज। मुझे बताओ, पहले तो 5 किंगडम है, ध्यान से सुनना, 5 किंगडम है, कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फुंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। अच्छा, इसमें से ये प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक, बाकी सब यूकैरियोटिक है, बराबर है। तो ये जो कार्ल वूज आए 1990 में, इन्होंने हमें 3 डोमेन्स के बारे में बताया। उन्होंने क्या बोला, ये जो मोनेरा के अंदर कौन आता है, एक तो बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया, और एक और टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया के जैसे ही होते हैं, उनको बोलते हैं आर्किया। आर्किया मोनेरा के अंदर ही आता है, बैक्टीरिया और आर्किया दोनों प्रोकैरियोटिक है। तो कार्ल वूज ने क्या किया, इन्होंने बैक्टीरिया का एक अलग डोमेन बनाया। डोमेन इज ऑल्सो अ ग्रुप। उन्होंने आर्किया का एक अलग डोमेन बनाया, ध्यान से सुनना। आर्किया और बैक्टीरिया दोनों मोनेरा के अंदर आते हैं, दोनों प्रोकैरियोटिक है, लेकिन बैक्टीरिया का एक अलग डोमेन बनाया, अलग ग्रुप बनाया, आर्किया का अलग डोमेन बनाया, एंड सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एक अलग डोमेन बनाया। तो उन्होंने 3 डोमेन बनाया। कितना डोमेन बनाया? 3। कौन सा? एक बैक्टीरिया, एक आर्किया और एक यूकैरिया। चलो बताता हूं तुमको, समझ में आ गया थोड़ा बात। तो एक कॉमन एंसेस्टर था, ठीक है, एक ऐसा कॉमन एंसेस्टर जो धरती पे जितनी भी लाइफ है सबका कॉमन एंसेस्टर है। इसको बोलते हैं लुका। लुका का फुल फॉर्म क्या है? लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर लुका। लुक्का नहीं था वो, लुका, ठीक है। उसमें से ही धीरे धीरे बैक्टीरिया बना, आर्किया बना एंड यूकैरिया बना। तो मुझे बताओ, अभी बैक्टीरिया और आर्किया ये दोनों प्रोकैरियोटिक है, यूकैरिया यूकैरियोटिक है, मतलब इसके अंदर प्रोटिस्टा आ गया, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया।
ये सब कुछ किधर आ गया, यूकैरिया के अंदर आ गया। बैक्टीरिया और आर्किया का डोमेन अलग कर दिया। ठीक है, बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। अच्छा, अब आपको बताऊं, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है और आर्किया का जो सेल वॉल है वो अलग है। इनफैक्ट बैक्टीरिया का सेल वॉल अलग चीजों से बनता है, आर्किया का सेल वॉल अलग चीजों से बनता है। और यूकैरिया के अंदर मुझे बताओ, एक तो तुम्हारे पास ये आ गया, क्या बोलते हैं, फंगाई और प्लांटे, इनका भी सेल वॉल अलग चीजों से बनता है। ठीक है, तो सबका सेल वॉल अलग है। दूसरा, all the three domains have unique राइबोसोमल आरएनए, मतलब तीनों का, बैक्टीरिया का, आर्के और यूकैरिया का, तीनों का राइबोसोमल आरएनए, आरएनए अलग है, उसका स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, तो थोड़ी बातें यहां पे समझ में आई। तीन डोमेन आपको समझ में आ गया, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया। और ये जो आर्किया होते हैं ना, दे आर नोन फॉर देयर सर्वाइवल इन वेरी एक्सट्रीम कंडीशन, एकदम खतरनाक जगहों में रहते हैं लोग। मतलब एक समझ लो, एक वॉल्केनो है, उसके आसपास आपको मिलेंगे जो एकदम हाई टेम्परेचर में रहते हैं, उनको यहां लिखता हूं, थर्मोफाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोफाइल्स, जिनको हाई टेम्परेचर पसंद है। फिर सैलिनिटी में रहते हैं, मतलब बहुत ही नमकीन, बहुत ज्यादा नमकीन एनवायरमेंट में रहेंगे, इनको हेलोफाइल्स बोलते हैं। देखो, फाइल का मतलब क्या है? टू लव। थर्मोफाइल्स, थर्मो मतलब टेम्परेचर, फाइल मतलब लव, दे लव हाई टेम्परेचर। हेलोफाइल्स जो सैलिडिटी से प्यार करते हैं, हेलोफाइल्स। और एसिडिक कंडीशंस में रहते हैं, तो यहां पे एसिडोफाइल्स भी आ जाएंगे, है ना। और भी होते हैं, मेथेनोजेंस भी होते हैं, बट वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये आर्किया है, दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशंस, खतरनाक जगहों पे, जहां पे बाकी बैक्टीरिया वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, यही मिलेंगे बस, आर्किया। ठीक है, थर्मोफाइल्स, हेलोफाइल्स, एसिडोफाइल्स, ये लोग। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। अभी तीन डोमेन समझ में आया, एक कॉमन एंसेस्टर था, बैक्टीरिया बना, आर्किया बना, यूकैरिया बना। बैक्टीरिया और आर्किया दोनों प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरिया यूकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया सब यूकैरिया के अंदर आता है, बराबर है। सेल वॉल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, बैक्टीरिया का अलग होता है, आर्किया का अलग होता है, प्लांट का अलग होता है, फंगाई का भी अलग होता है। ठीक, चलो सर, व्हाट इज अ क्लैडोग्राम? क्लैडोग्राम मतलब ये जो भी ब्रांचिंग पैटर्न हम बनाते हैं, इसको क्लैडोग्राम बोलते हैं। मतलब इनफैक्ट हमने फाइलोजेनेटिक ट्री भी पढ़ा था ना, फाइलोजेनेटिक ट्री, कुत्तों का पढ़ा था, अफ्रीकन डॉग, इधर का डॉग, उधर का डॉग, है ना, वाइल्ड डॉग, ग्रे वुल्फ्स। तो वो भी एक फ्लोचार्ट जैसा डायग्राम था, है ना, ब्रांचिंग पैटर्न था। फिर हमने एंगलर एंड प्लांटल का प्लांट क्लासिफिकेशन देखा, उसमें भी पूरा ब्रांचिंग पैटर्न था। तो ये जो भी डायग्राम होता है ना, इसको क्लैडोग्राम बोलते हैं। ठीक है, सो क्लैडोग्राम इट इज अ टूल टू स्टडी क्लासिफिकेशन, एक तरीके से। ठीक है, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन, यहीं पे लिखूंगा, इवोल्यूशन लिख दूंगा। ठीक है, इट इज अ टूल टू स्टडी इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन। तो जो भी ब्रांचिंग पैटर्न होती है उसको क्लैडोग्राम कहा जाता है। इट रिप्रेजेंट्स अ हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप डिनोटिंग अ कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कॉमन एंसेस्टर। मतलब एनिमल्स का कंपैरिजन आपको यहां पे दिखेगा और उनका कॉमन एंसेस्टर्स आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है, दैट्स इट। व्हाट इज कीमोटैक्सोनॉमी? दो तीन ही बचा है, कीमोटैक्सोनॉमी बचा हुआ है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बचा है और डीएनए बारकोडिंग बचा है, तीन बचा है। What is chemotaxonomy? It is the classification based on chemical constituents. मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग केमिकल्स होते हैं, है ना। उनका डीएनए अलग होगा, उनके अंदर के प्रोटीन्स अलग होंगे, उनके अंदर के कार्बोहाइड्रेट्स अलग होंगे, उनका सेल वॉल अलग होगा। तो उसके बेसिस पे, केमिकल्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना। चलो, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर ऑफ सम केमिकल कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया का सेल वॉल बनता है पेप्टिडोग्लाइकन से। सर पेप्टिडोग्लाइकन मतलब क्या? इसको ब्रेक करो, इधर से ब्रेक करो। पेप्टिडो का मतलब होता है अमीनो एसिड या फिर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स।
ग्लाइकन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, मतलब पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, एक कंपाउंड होता है, केमिकल है पेप्टिडोग्लाइकन, उससे बनता है। फिर आर्किया का जो सेल वॉल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, इनफैक्ट आर्किया का जो सेल वॉल है ना उसको सूडो पेप्टिडोग्लाइकन कहा जाता है, पेप्टिडोग्लाइकन, सूडो पेप्टिडोग्लाइकन कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? आर्किया का जो सेल वॉल है उसको सूडो पेप्टिडोग्लाइकन कहा जाता है। फिर फंगाई का कैसा है मेरे को बताओ? फंगाई का काइटिन का बना हुआ है, प्लांट का सेल्यूलोज का बना हुआ है। तो इसके बेसिस पे हमने इनको अलग अलग ग्रुप्स में डाला हुआ है, बैक्टीरिया अलग ग्रुप है, आर्किया अलग ग्रुप है, फंगाई अलग है, प्लांट अलग है। तो बेस्ड ऑन केमिकल कंपाउंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड, इनको हमने अलग अलग किया हुआ है। सिंपल टू अंडरस्टैंड है ना, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, व्हाट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी? तो यहां पर ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी हमें दो साइंटिस्ट ने दिया था, सोकेल एंड स्नीथ, इन 1963। इन्होंने क्या किया, गला बहुत सूख रहा है यार आज। इन्होंने क्या किया, बेस्ड ऑन क्वांटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड डेवलप एन एल्गोरिदम फॉर क्लासिफिकेशन। पहले तो क्वांटिफिकेशन का मतलब क्या है? क्वांटिफिकेशन का मतलब होता है वैल्यू फिक्स करना। किसी भी कैरेक्टर को हम कुछ वैल्यू दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फ्लावर को स्टडी कर रहा हूं, तो उसका जो पेटल का लेंथ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने हिबिस्कस लिया है, तो उसका पेटल का लेंथ एवरेज 6 सेंटीमीटर है। नंबर ऑफ पेटल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। फ्लावर का डायमीटर 8 सेंटीमीटर का होता है पूरा, मतलब डायमीटर समझते हो ना, यहां से लेके यहां पूरा। कलर शेड लाइट रेड है, उसको भी हमने एक कोड दे दिया, कोड 18। उसकी स्मेल कितनी, सुगंध कितनी स्ट्रांग है, उसको भी मैंने 3 दे दिया, मतलब माइल्ड है ज्यादा, ठीक है। तो मैंने हर कैरेक्टर को कुछ ना कुछ वैल्यू दे दी, एंड बाद में ये सारी वैल्यूज मैंने मेरे कंप्यूटर में डाल दी, एंड मैंने एक प्रोग्राम बनाया, मैंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया। ये तो सिर्फ हिबिस्कस हुआ, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। सारे ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को मैंने कुछ कुछ वैल्यूज देके फीड कर दिया कंप्यूटर में वो डेटा, एंड मैंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, मैंने एक एल्गोरिदम बना दिया, ठीक है। एल्गोरिदम इज अ सॉफ्टवेयर बेसिकली। समझ में आ गया? मतलब सारा डेटा अपने कंप्यूटर में आ गया। अब मान लो आपको एक फ्लावर मिला जंगल में, जंगल में आप गए, आपको एक फ्लावर मिला ऐसा, आपने उसके कैरेक्टर्स को स्टडी किया एंड वैल्यूज को आपने आपके कंप्यूटर में डाला। आपका जो भी डेटाबेस है, सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आपने सब डेटा डाला कि अच्छा इसका पेटल का लेंथ कितना है, कितने पेटल हैं, कलर कैसा है, कलर का शेड कौन सा है, वो सब आपने डेटा डाला। तो बाद में ये एल्गोरिदम आपको बताएगा कि ये फ्लावर कौन सा है, या फिर ये फ्लावर कौन से फ्लावर से मिलता जुलता है, किस से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो रेदर देन यूजिंग सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, मतलब आप अपने मन से क्लासिफिकेशन मत कीजिए, आप सारा डेटा कंप्यूटर में डालिए, कंप्यूटर आपके लिए क्लासिफिकेशन करके देगा, ठीक है। वी विल क्रिएट अ टैक्सोनॉमी यूजिंग न्यूमेरिक एल्गोरिदम्स लाइक क्लस्टर एनालिसिस, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर होता है इसको क्लस्टर एनालिसिस कहा जाता है, ठीक है। तो हम टैक्सोनॉमी कर रहे हैं, मतलब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम नाम भी दे सकते हैं, एंड क्लासिफिकेशन हम टैक्सोनॉमी करेंगे यूजिंग न्यूमेरिक एल्गोरिदम, मतलब एक सॉफ्टवेयर को यूज करके टैक्सोनॉमी करना। सो दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। आई होप कुछ बात समझ में आई यहां पे आपको, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट आज का, डीएनए बारकोडिंग। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, फटाफट देख लेंगे, समझ लेंगे। कितने बज रहे हैं? 4:20। चलो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी स्पीशीज बेस्ड ऑन इट्स डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम अ टाइनी टिश्यू सैंपल। चलो मान लो आपको एक स्पीशीज मिला, या फिर आपको उसका कोई भी टिश्यू मिला, आपको उसका ब्लड मिला कहीं पे, या आपको उसके स्किन का कुछ पार्ट मिला, आपको उसका हेयर मिला, आपको उसका सलाइवा मिल गया, आपको उसका पॉटी भी मिल गया। इन सारी चीजों में से डीएनए निकाला जा सकता है, ठीक है। किसी भी टिश्यू सैंपल में से आप डीएनए कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और बाद में हम क्या करेंगे, उस डीएनए को कलेक्ट करके
हम उसको एक बारकोड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एंड ऐसे मैं एक बारकोड लाइब्रेरी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एक बारकोड लाइब्रेरी। जितने भी ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं, देखो पहले तो मुझे एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा, राइट। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं, जिनको हम जानते हैं, उनके सबका डीएनए का एक लाइब्रेरी बनाना पड़ेगा मुझे, बारकोड लाइब्रेरी, ठीक है। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है ह्यूमन है, ज़ीब्रा फिश है, फिर हनी बी, ऑक्टोपस, और भी कुछ एनिमल्स हैं, सबका हमने बारकोड बना के रखा है। हमने पूरा एक डेटाबेस क्रिएट किया है, एक लाइब्रेरी बनाई हुई है, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1 देखो, प्रोसेस ऑफ डीएनए बारकोडिंग इंक्लूड्स 2 बेसिक स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, कलेक्टिंग द डीएनए बारकोड डेटा ऑफ नोन स्पीशीज। जो स्पीशीज आपको पता है उनका आप डीएनए बारकोड डेटा बनाओ, एक बारकोड लाइब्रेरी बनाओ, ठीक है, एक डेटाबेस बनाओ पूरा। इसके बाद आपको मान लो, ये आपको दिख रहा है यहां पे डायग्राम, चलो यहीं पे इसको समझो। आपको समझो एक अननोन ऑर्गेनिज्म मिला, या फिर आप जंगल में हो और आपको कहीं पे ब्लड मिल गया। अब आपको नहीं पता वो ब्लड किसका है, कौन से एनिमल का ब्लड हो सकता है, या आपको उसके मांस का कुछ टुकड़ा मिल गया, या आपको नाखून मिला कहीं पे, बाल मिला कहीं पे, कुछ भी मिल गया, आपको कोई भी टिश्यू मिल गया जंगल में, आपको नहीं पता वो किसका है। तो आप क्या करोगे? आप उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। फिर आप उसका डीएनए सीक्वेंसिंग करोगे, आप आपके बारकोड डेटाबेस में उसको मैच करके देखोगे, और किसी एक ऑर्गेनिज्म के साथ वो मैच हो जाएगा, तो आप उसको फिर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये टिश्यू सैंपल किसका है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिंपल है। देखो पहले आप एक पूरा लाइब्रेरी बनाओगे अपना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स नोन है उनका डीएनए बारकोड बना के आप एक लाइब्रेरी बनाओ। बाद में दूसरा, कोई भी टिश्यू सैंपल लो, अननोन टिश्यू सैंपल, ठीक है, अननोन टिश्यू सैंपल, या फिर अननोन ऑर्गेनिज्म, फिर उसको आप उसका डीएनए बारकोडिंग करो, डीएनए एक्सट्रैक्ट करो, उसका सीक्वेंसिंग करो, आपके डेटाबेस में मैच करके देखो, तो आपको पता चल जाएगा वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है। यही करना है, ठीक है बेटा। कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है। मैचिंग द बारकोड सीक्वेंस ऑफ द अननोन सैंपल अगेंस्ट द बारकोड लाइब्रेरी फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक। तो यहां पर हम किसी न्यूली आइडेंटिफाइड स्पीशीज को भी स्टडी कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई स्पीशीज जिसको हमने पहले कभी देखा नहीं है, नया स्पीशीज है। तो डीएनए बारकोडिंग से हमें यह भी पता चलेगा कि वो नया स्पीशीज कौन से दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेटेड है। 100% मैच नहीं होगा, लेकिन 95% मैच हो सकता है, 96% मैच हो सकता है। तो हमें पता चलेगा कि ये नया स्पीशीज कौन से दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मैच हो रहा है, तो उनका फिर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हम चेक कर सकते हैं, बराबर है। एज वेल एज वी कैन अंडरस्टैंड इकोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इकोलॉजिकल मतलब क्या? अगेन, कौन से ऑर्गेनिजम्स आपस में रिलेटेड हैं, किस तरह वो लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सब कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलो, डीएनए बारकोडिंग के कुछ यूजेस होते हैं, वो यहां पे समझ लेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब मान लो आपको पता है ब्लैक मार्केट होता है, डार्क स्टोर्स होते हैं जहां पे इलीगल एनिमल स्पेसिमेंस को बेचा जाता है। किसी एनिमल का स्किन, उनका नाखून, उनका हॉर्न, उनके दांत, है ना, तो ये सारी इलीगल चीजें बेची जाती हैं। तो उन चीजों में से, उन टिश्यू सैंपल्स में से आप पता कर सकते हो कि वो कौन से एनिमल का है, फिर वो एनिमल एंडेंजर्ड है या नहीं है, ठीक है। तो फिर आप उस तरीके से एक तो क्रिमिनल्स को भी पकड़ सकते हो कि जो बेच रहे हैं इलीगल चीजें, एंडेंजर्ड स्पीशीज का स्पेसिमेंस बेच रहे हैं उनको भी पकड़ा जा सकता है, और उनको एंडेंजर्ड स्पीशीज को एक तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। मान लो जंगल में भी आपको कहीं पे ब्लड वगैरह मिल गया, तो वो क्या वो ब्लड किसी एंडेंजर्ड एनिमल का है, ये आप पता लगा सकते हो, है ना। टिश्यू सैंपल से आपको एनिमल आइडेंटिफाई करना है, एनिमल या प्लांट, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, अगेन जंगल में हो तो एक जंगल में जितना भी प्लांट्स है, कौन से प्लांट्स हैं, वो आप आपके बारकोड लाइब्रेरी में मैच करके देख सकते हैं, एंड बाद में एक पूरा डेटा मेंटेन कर सकते हैं कि हमारे जंगल में इतने इतने प्लांट्स हैं
कौन सी स्पीशीज हैं, उसमें से कौन सी रेयर हैं, कौन सी एंडेंजर्ड है, तो उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करोगे, है ना, एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रिजर्व करोगे, रेयर स्पीशीज को प्रिजर्व करोगे। पेस्ट कंट्रोल इन एग्रीकल्चर, आपके खेत में कोई कीड़ा लग गया है, तो वो कीड़ा कौन सा है ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो डीएनए बारकोडिंग करा के, एंड बाद में उस कीड़े को मारने के लिए कौन सा पेस्टिसाइड लगेगा ये आप निकाल सकते हो। आइडेंटिफाई डिजीज वेक्टर, आपको पता है मॉस्किटो से मलेरिया होता है, डेंगू होता है। मान लो आपके एरिया में मच्छर बहुत हो गए, तो मलेरिया वाला एक स्पेसिफिक मच्छर होता है, एनोफिलस मॉस्किटो जिसको बोलते हैं, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। तो आपके एरिया में मच्छर बहुत हो गए, तो वो मच्छर को मैं डीएनए बारकोडिंग करके आइडेंटिफाई करूंगा कि ये कौन सा स्पीशीज का मच्छर है, क्या इससे मलेरिया हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो डिजीज वेक्टर्स को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड ऑथेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, मतलब आपने कुछ आयुर्वेदिक दवा लिया, बाबा जी का चूर्ण लिया, उसने बोला इसमें अडुलसा है, इसमें तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसा वैसा, क्या सच में है? तो आप वो पाउडर का डीएनए बारकोडिंग करो, तो आपको पता चलेगा इसके अंदर सच में तुलसी था, नहीं था, क्या था। सो नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन, उसका आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हो कि यह सच में आयुर्वेदिक है या नुस्खा कुछ भी पाउडर दे दिया। तो ये सब कुछ डीएनए बारकोडिंग से किया जा सकता है। आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना